IRGC के मिसाइल सेंटर पहुंचे हैं ईरान के नए आर्मी चीफ, ये बताया जा रहा है, और ये तीसरे आर्मी चीफ है। 2 को पहले ही इजराइल की तरफ से ढेर कर दिया गया है। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोसावी IRGC के मिसाइल सेंटर पहुंच गए हैं। मेजर तूर, अगर IRGC के मिसाइल सेंटर ईरान के नए आर्मी चीफ पहुंच गए हैं तो क्या ये माना जाए, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, अगर 30 मिसाइलें दागी गई हैं और वो सभी टारगेट पर लगी हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान तेल अवीव में हुआ है, तो अभी और भी मिसाइलें तेल अवीव की तरफ दागी जा सकती हैं? तेल अवीव पे ज्यादा मतलब तवज्जो नहीं दिया जाएगा। अब ज्यादा फोकस होगा कि अमेरिका के जो ये रिफ्यूलिंग टैंकर्स और एयरक्राफ्ट्स आसपास जहां पे भी तैनात हैं उनको ये सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू ट्रैक कर रहे होंगे। और देखें, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान को पूरी की पूरी बैकिंग रशिया और चाइना से है, और इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। और ऊपर से जहां तक G7 के देशों का सवाल है तो उसमें फ्रांस सबसे आगे आके उसने ये मतलब नामंजूरी दी है और अपने आक्रोश व्यक्त किया है कि ये लड़ाई में अमेरिका को नहीं पड़ना चाहिए। और देखिए, जिस तरीके से अब जो नए आर्मी चीफ जो ईरान के आए हैं, तो देखिए इनका माइंडसेट तय है कि वो भी इसी मन से आए हैं कि क्या पता वो आज ना रहे, इनके बाद एक और सक्सेसर चुना हुआ होगा। तो देखिए ये होएगा फाइट टू द फिनिश, आखिरी इंसान तक, आखिरी कतरे खून तक की लड़ाई है। क्योंकि यहाँ पे खमेनी की जो 45 साल से ऊपर का जो राज है, इसके वजूद पे सवाल उठाया जा रहा है। और देखिए, अब वो पुराना वाला वॉरफेयर नहीं रहा जैसे कि खाड़ी युद्ध का होता था, कि जहां पे मोबाइल कनेक्शन भी लिमिटेड थे, लाइव फीड भी नहीं थी, सैटेलाइट भी कुछ ही देशों के पास अवेलेबल होती थी। तब आप अपनी ग्राउंड फोर्सेस को उतारने में सक्षम रहते थे और रात के अंधेरे में आप एडवांस करके आप उनके कैपिटल पे हमला करें और एयर अटैक करें। पर आज की लड़ाई में ड्रोन्स ने पूरा ही इक्वेशन बदल दिया है, वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जो भी नेवल शिप्स हैं वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो चुकी हैं ड्रोन हमलों की वजह से। और नेवल ब्लॉकेड भी अभी होगा, जिस तरीके से यूएस की नेवल शिप्स आ रही हैं। तो देखिए, एक बार नेवल ब्लॉकेड हो गया तो ईरान के लिए वो टारगेट्स बिल्कुल क्लियर होंगे, मौजूद होंगे और वो दिखाई देंगे। एंड मैं आपको आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितनी बैकिंग टेक्नोलॉजी की जो रशिया मुहैया करवा रहा है और जो चीन प्रोवाइड करवा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इससे लेटेस्ट और कोई लाइव टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इमेजरी, मिसाइल सिस्टम। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास लौटता हूं। ईरान के अराक परमाणु सेंटर पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। अराक परमाणु सेंटर को इजराइल ने पहले ही खाली करने का आदेश दिया था, कुछ देर पहले ही, और इसके बाद अब मिसाइल से हमला किया है। बताया जा रहा है कि अराक पर हमले के बाद ईरान ने 2 दर्जन मिसाइलों से इजराइल पर पलटवार किया। पहले ईरान के अराक परमाणु सेंटर और खोंडब शहर भी है, 2 शहरों को खाली करने को लेकर चेतावनी दी गई थी। हेवी वाटर रिएक्टर इस अराक परमाणु सेंटर में माना जा रहा है, यहां पर हथियारों का उत्पादन भी है। मेजर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर साहब, पहले इजराइल ने अटैक किया और कहकर कि हम अटैक करने जा रहे हैं अराक परमाणु सेंटर पर, इस परमाणु सेंटर में ऐसा क्या था जो इजराइल ने अटैक किया? यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो फ्यूल इनरिचमेंट की जो प्रतिक्रिया चलती है, ये वो वाले बेसेस हैं। और सबसे बड़ा जो बेस है जिसके मतलब ईरान सिर्फ 5.3% चूक, मतलब कम है 80-90% अचीव करने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट। और जो हैवी वाटर जो सप्लाई होता है वो अराक से होता है, और हैवी वाटर वो होता है जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूजेस को डुबाया जाता है, जिसमें कि वो रिएक्शन क्रिएट होता है यूरेनियम का, जिसकी वजह से एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और न्यूक्लियर एनरिचमेंट में भी ये काम आता है। तो देखिए, उसी तरीके से जो फोर्दो है, फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट, ये पहले ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का बेस होता था, मिसाइल बेस। इसे 2009 में ईरान ने डिक्लेयर किया IAEA को कि देखें, हमारे पास ये वाला भी यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है।
और तब वेस्टर्न कंट्रीज और IAEA ने 2009 में बहुत ही ज्यादा आक्रोश जताया और फिर वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज का नजर फॉर्दो वाले प्लांट पे ज्यादा पड़ी, क्योंकि ये इकलौता प्लांट है जो कम से कम 90 से 100 मीटर ठोस जमीन के अंदर है, तो इसका तोड़ निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो देखिए, इन सारे इंटेलिजेंस के डेटा और इनपुट्स को लेके और आप देखेंगे कि ज्यादा दूरी नहीं है फॉर्दो और जो अराक हैवी वाटर प्लांट है, इनमें ज्यादा दूरी नहीं है। और एक और चीज महत्वपूर्ण होती है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें अलग अलग साइट्स पे ही रखा जाता है, क्योंकि यदि इन सबको इकट्ठे एक ही जगह पे लेके आएंगे जैसे फॉर्दो प्लांट में है, वो काफी विनाशकारी हो जाएगा अगर वहां पे कोई हादसा हो जाए। एक परमाणु विस्फोटक के बराबर का ही विस्फोट हो सकता है अगर ये सारे एलिमेंट्स एक ही जगह पे तैनात हो और वहां पे इनका कंट्रोल नहीं हो सका, तो ये बहुत ही विनाशकारी होगा। और एक और चीज, नतांस करके एक और इनका न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज प्लांट है। नतांस में कम से कम इनके पास 1000 सेंट्रीफ्यूज है यूरेनियम के। तो देखें, ये सारी साइट्स आर इक्वल टू अ न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर हम कहते हैं कि इजराइल ने या अमेरिका ने इनकी न्यूक्लियर साइटों पे हमला किया है, तो देखिए जौन सा देश सिर्फ 5.3% 90% आंकड़े को चूका हुआ है, इट इज ऑलमोस्ट विद द न्यूक्लियर बॉम्ब। तो इन साइटों पे हमला करना मतलब रेडिएशन लीक के 100% चांसेस हैं, और अगर विस्फोट हुआ तो आसपास के इलाकों में बहुत ही ज्यादा मतलब खतरा है अगर रेडिएशन लीक होता है। पर ये रिहायशी इलाकों से काफी दूर है और यहाँ पे हवा का रुख भी देख के एलाइड फोर्सेस हमला करेंगी, क्योंकि यदि यहां से रेडिएशन लीक हो गया हमले के बाद तो, और हवा का रुख पॉपुलेटेड एरियाज में हुआ, तो वहां पे फिर डीकंटामिनेशन की कार्रवाई शुरू की जाएगी, लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा। तो देखें, ये जो युद्ध चल रहा है ये एक परमाणु युद्ध के ऑलमोस्ट बराबर का ही है। फर्क इतना है कि बॉम्ब को दागने से की वजह ये वो जगह पे कर रहे हैं जहां पे कि इसका इन्वेंशन या फिर इसको बनाया जा रहा है। तो ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इजराइल और अमेरिका को आगे अपने कदम लेने पड़ेंगे, क्योंकि यदि कोई बड़ा हादसा हो गया तो मुझे नहीं लगता कि विश्व में कुछ ज्यादा इजरायली स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर हमला किया गया है। इजरायली स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर हमले की जानकारी मिल रही है। तो ईरान ने तेल अवीव के बाद जो अटैक किया है वो इजरायली स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर अटैक किया है। इजराइल और युद्ध का आज 7वां दिन है। लगातार ये जो वॉर है, जो युद्ध है, वो खतरनाक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। इजरायली स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर हमला होता है। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उन्हीं को चिन्हित करके अटैक किया जा रहा है। और यही वो इजरायली स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है जहां से आप इन तस्वीरों में धुआं निकलता हुआ देख रहे हैं।